हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। यह वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट का होगा। इसमें हम स्कैनिंग टेक्निक के माध्यम से इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको इस वीडियो में बताए गए सभी जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। बच्चों, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और चार्ज का जो एसआई यूनिट है कूलाम होता है, क्योंकि इसको जो एक साइंटिस्ट कूलाम थे उन्होंने डिस्कवर किया था। और दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। जैसे कोई बॉडी है या कोई सब्सटेंस है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उस सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। बच्चों, एक कूलाम में लगभग 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक फार्मूला जो बोर्ड में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है इससे, Q = Ne, जिसमें N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है और E जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और Q क्या है? Q चार्ज है जिसका यूनिट कूलाम है। सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो बच्चों, यदि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और हमें एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है वो पता है, तो हम पूरे बॉडी पे जो चार्ज होता है उसको पता कर सकते हैं। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे बोल दिया जाए कि इतना कूलाम चार्ज दिया गया है और हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम N = Q/E करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो चार्ज हमेशा हमें देखने को मिलता है 1e 2e 3 -1e 2 + 2e लाइक दैट। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज को यदि हम किसी स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ उसको फेंकेंगे तो उसमें किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, मतलब जितना चार्ज है उतना ही रहता है। चार्ज इज एडिटिव, मतलब यदि हमें किसी बॉडी पर पूरा चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम उस चार्ज को सभी को ऐड कर लेंगे तो हमें उस बॉडी पे पूरा चार्ज प्राप्त हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व, मतलब चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब हम बच्चों बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। तो बच्चों, जो कंडक्टर्स होते हैं वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, या ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाए उसे बोलते हैं कंडक्टर्स। इसके एग्जाम्पल्स जैसे सभी मेटल्स हो गए, कापर, सिल्वर, और मेटल एलॉयज भी आते हैं जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, कार्बन, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। दूसरा इसमें है बच्चों इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो ऐसे सब्सटेंस अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। इसके एग्जाम्पल्स हो गए बच्चों जैसे प्लास्टिक हो गया, या पेपर हो गया, या ड्राईवुड, या बैकेलाइट एक्सेट्रा। बच्चों, जो इंसुलेटर्स होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए ये कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता है, इसलिए इसे बोलते हैं इंसुलेटर। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्जेस स्टेशनरी होते हैं या रेस्ट में होते हैं। दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्जेस मोशन में होते हैं या मूव करते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो बच्चों, जो अमाउंट ऑफ वर्क हमें करना पड़ता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया बच्चों, उसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब मूव कराते हैं तो उसमें जो वर्क करना पड़ता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है V = W/Q, जहाँ पर V पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, W वर्क को रिप्रेजेंट करता है, Q जो है चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। पोटेंशियल का SI यूनिट वोल्ट होता है। हमें कभी कभी 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए बोला जाता है। तो 1 वोल्ट ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जब हमें एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं और उस समय हमें 1 जूल वर्क करना पड़े, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस समय 1 वोल्ट होता है। वोल्ट मीटर
ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में। और वोल्ट मीटर हमेशा जो सर्किट होता है उसमें पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई बराबर क्यू बाई टी इसका एक्सप्रेशन होता है, जहाँ पे आई जो है करंट को रिप्रेजेंट करता है, क्यू चार्ज है और टी जो है टाइम है। 1 एम्पियर होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर को हम डिफाइन कर सकते हैं व्हेन 1 कूलम ऑफ करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड। जब एक कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से फ्लो कर जाए तो उसे बोलते हैं 1 एम्पियर। और करंट का एसआई यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। 1 एम्पियर होता है 1000 मिली एम्पियर के बराबर। करंट को जो मेजर किया जाता है वो एमीटर से मेजर किया जाता है, और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ये हमें याद रखना है। और यदि हमें स्मॉल करंट को मेजर करना है तो उसको हम गैल्वेनोमीटर की सहायता से भी मेजर कर सकते हैं। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। बच्चों, इस इमेज में दिखाया गया है कि जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको आप देख सकते हैं कि सेल हो गया, बैटरी हो गया, कनेक्टिंग वायर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वायर जॉइंट को, वायर क्रॉसिंग हो गया, फिक्स रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एमीटर का सिंबल हो गया, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ओपन स्विच, क्लोज स्विच और इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सभी सिंबल्स आपको देख लेना है एक बार, ताकि जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप इन सिंबल के माध्यम से अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। ये है बच्चों सर्किट डायग्राम, जिसमें कि स्विच जो है क्लोज है और जो हमारा बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। और जो दूसरा फिगर है वो है बच्चों ओपन स्विच का, जिसमें स्विच ओपन है और जो बल्ब है वो नहीं ग्लो कर रहा है। तो हम कुछ इस प्रकार से बच्चों जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनका यूज करके किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बच्चों बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मतलब कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है वो उस कंडक्टर के क्रॉस लगे हुए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, या हम इसको कह सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और जब यह प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो हमें एक कांस्टेंट प्राप्त होता है जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वी बराबर आई इंटू आर हो जाएगा। अब यहाँ से हम आई बराबर वी बाई आर भी लिख सकते हैं। तो जो करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब कि यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और यदि वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। लेकिन वहीं पे रेजिस्टेंस यदि हम बढ़ाएंगे तो जो हमारा करंट है वो घटेगा, और यदि हम रेजिस्टेंस कम करेंगे तो हमारा जो करंट है वो बढ़ेगा। और ये है वी आई का ग्राफ, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ। तो जो वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ होता है इसका स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि ऐसे 2-3 ग्राफ जो है बने हुए हैं तो जिस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ओम्स का स्टेटमेंट लिखने के बाद हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कंडक्टर जो है करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है। जैसे कि नाली में यदि हम कूड़ा करकट डाल देंगे तो जो उसमें वाटर फ्लो कर रहा है उसको फ्लो होने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर जो कूड़ा करकट है ना नाली का, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम है करंट के फ्लो को अपोज करना। जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है उस कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आएगा कांस्टेंट जिसे बोलते हैं रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा आर बराबर रो एल बाई ए, जिसमें कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि हम लेंथ जो है कंडक्टर का उसको डबल करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और यदि हम लेंथ को आधा करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। और यदि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कंडक्टर का उसको डबल कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले पर बेसिस एग्ज़ाम में कई सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे बोलेगा प्रश्न उसी प्रकार से हम वैल्यू को पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट होता है ओम। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं,
उसकी बात करते हैं। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जो कंडक्टर है उसका लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा और एरिया को यदि हम घटाएंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर और जो चौथा फैक्टर है वो है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब हम बात करते हैं रजिस्टिविटी के बारे में। तो रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, रो बराबर RA/L। यदि हम यहाँ पर एरिया और लेंथ को एक यूनिट ले लेंगे तो जो हमारा रजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। रजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो ओम मीटर होता है। रजिस्टिविटी बेसिकली नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी हम डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल्स लेंगे तो उनकी रजिस्टिविटी डिफरेंट होगी। जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सभी की जो रजिस्टिविटी होगी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर अलग अलग होगी। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस है कि जो रेजिस्टेंस है ये करंट के फ्लो को अपोज करता है और रजिस्टिविटी जो है ये रेजिस्टेंस ही होता है वायर का, लेकिन तब जब एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट एरिया हम लेते हैं तब। दूसरा जो डिफरेंस है, रेजिस्टेंस एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो उस कंडक्टर के शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। और रजिस्टिविटी जो है एक इंस्टेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो रजिस्टिविटी है ये नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, जबकि कंडक्टर के शेप एंड साइज पर नहीं डिपेंड करता है। तीसरा डिफरेंस है कि जो रेजिस्टेंस होता है ये कंडक्टर के लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, जबकि जो रजिस्टिविटी है वो उसके शेप एंड साइज पे नहीं डिपेंड करता, यानी लेंथ और एरिया पे नहीं डिपेंड करता है। चौथा डिफरेंस है जो यूनिट होता है रेजिस्टेंस का वो ओम होता है, जबकि रजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की। तो रेजिस्टेंसेस को दो प्रकार से कंबाइन किया जा सकता है, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है सभी रेजिस्टेंसेस में सेम होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सभी रेजिस्टेंसेस के क्रॉस सेम होता है। अब हम देखने वाले हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे डिराइव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो पहले हमें कुछ इस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट को ड्रॉ कर लेना है, जिसमें कि रेजिस्टेंसेस को एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। और जैसे हमें पता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें सभी रेजिस्टेंसेस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हम टोटल वोल्टेज लिखेंगे, दैट इज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। और हमें ओम्स लॉ से ये भी पता है कि V बराबर होता है I इंटू R। तो V1 हो जाएगा I इंटू R1, V2 हो जाएगा I2 इंटू R2 और V3 हो जाएगा I इंटू R3 हो जाएगा। तो इन सभी को हम टोटल वोल्टेज वाले इक्वेशन में रख देंगे और I को कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा R इक्विवेलेंट दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो यदि हमें सीरीज में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस दिए हैं तो हमें उनका इक्विवेलेंट यदि निकालना है तो हम उन सभी को सम कर देंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज में वो आ जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हमें कुछ इस प्रकार से सर्किट ड्रॉ करना है, जिसमें कि हमें रेजिस्टेंसेस को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है। मतलब जो प्रत्येक रेजिस्टेंसेस होने चाहिए उनके एंड पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। तो हमें इसमें पता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो सभी रेजिस्टेंसेस होंगे उन सभी के क्रॉस उसमें उन सभी में जो करंट होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल जो होगा सभी पैरेलल रेजिस्टेंसेस में सेम होगा। तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे जो डिफर करता है, मतलब जो डिफरेंट क्वांटिटी है उसको लेंगे। यहाँ पर जो करंट है तीनों में अलग है, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल करंट I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। और जैसे हमें पता है कि I बराबर V/R होता है और I1 हो जाएगा V/R1, I2 V/R2, I3 हो जाएगा V/R3। इन सभी को रख देंगे और वोल्टेज को कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से और उनको कट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यदि हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस दिए हैं और उनका हमें R इक्विवेलेंट निकालना है तो हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं बाद में। तो कुछ इस प्रकार से हम रेजिस्टेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिक पावर, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली हम उसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सेकेंड में जितना एनर्जी कोई अप्लायंस कंज्यूम करता है वह जो है पावर कहलाता है उस अप्लायंस के लिए। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला आएगा P बराबर W/T हो जाएगा, जहाँ पे P पावर है और W जो है एनर्जी कंज्यूम्ड है और T जो है टाइम है। अब हम W बराबर Q इंटू V रख देंगे तो P बराबर हो जाएगा V इंटू आई हो जाएगा। और फिर उसके बाद P बराबर वी आई में यदि हम V की वैल्यू रख देंगे तो हमें एक नया फार्मूला मिलेगा, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। और यदि हम I की वैल्यू रख देंगे, I बराबर V बाई आर होता है, देन वी गेट अनदर फार्मूला दैट इज़ P बराबर V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका कॉमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर को ही बोलते हैं एक यूनिट। जो बिजली का बिल आता है यूनिट में आता है, तो 1 किलोवाट आवर को ही एक यूनिट बोला जाता है। एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है वो है जूल। क्योंकि जूल जो है स्मॉल यूनिट होता है, इसलिए हम कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए किलोवाट आवर का यूज करते हैं। जैसे बिजली का बिल कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम 1 यूनिट 2 यूनिट लाइक दैट बात करते हैं कि कितना बिजली का बिल आया है। 1 किलोवाट का यदि हमें डिफाइन करना हो तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 किलोवाट वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड है जब एक अप्लायंस जिसका पावर रेटिंग 1 किलोवाट है उसको 1 घंटे के लिए यूज करते हैं। P बराबर W/T, तो यहाँ पर P जो है पावर है, W एनर्जी कंज्यूम्ड है, T टाइम टेकन है। तो P जो है पावर को हम वाट में मेजर करते हैं और एनर्जी को जूल में और टाइम को जो है सेकंड में मेजर करते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम ये पता कर सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, या किलोवाट आवर और जूल में हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 इंटू 3600 जूल सेकेंड हो जाएगा। अब 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। तो यदि हमें किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है तो उसके बीच में रिलेशन है कि 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी E बराबर P इंटू टी हो जाएगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है वो वाट आवर है। टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, यदि हमें कैलकुलेट करना है कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है या खर्च हो रहा है तो उसको हम इस फॉर्मूले से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुआ है, खर्च हुआ है, उस पर जो कॉस्ट है उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट बराबर पावर इंटू टाइम इंटू डे इंटू कॉस्ट पर किलोवाट आवर। तो हम इसको एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं कि यदि हमारे पास एक अप्लायंस है जिसका पावर जो है 500 वाट है और वो रोज़ाना 10 घंटे काम करता है, और यदि वह जो है 30 दिन तक काम करता है और उसका जो कॉस्ट पर किलोवाट आवर है वो 1 रुपये है, तो इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पता चल जाए कि कितना जो एनर्जी कंज्यूम हुआ है उस पर कितना कॉस्ट आएगा। इसमें हमें एक बात ध्यान रखना है कि जो पावर है यदि वह वाट में है तो उसको हम किलोवाट में पहले कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 1000 से डिवाइड करके उसको, तब उसके बाद हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एन एसी हैविंग पावर रेटिंग ऑफ 2000 वाट एंड इट ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज इफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 3 Rs पर किलोवाट आवर। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक एसी है जिसका पावर रेटिंग 2000 वाट है और ये रोज़ाना 10 घंटे ऑपरेट करता है, और यह एसी 30 दिन तक ऑपरेट करता है। तो इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट क्या आएगा यदि जो खर्च है पर किलोवाट आवर वो 3 रुपये है। तो यहाँ पर हम जो 2000 वाट है तो इसको पहले किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, 2000/1000 कर देंगे। फिर उसके बाद हमें ये पता करना है कि टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम्ड है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, P बराबर E/T, मतलब पावर बराबर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ से एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगा पावर इंटू टाइम, तो यहाँ पर पावर को टाइम से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो 2000/1000 इंटू रोज़ाना 10 घंटे काम कर रहा है तो इंटू 10 हो जाएगा, और लगभग 30 दिन तक वो ऑपरेट करता है ऐसी, तो इंटू 30 हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ 30 दिन में। उसके बाद जो 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट है 3 रुपये पर किलोवाट आवर, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 दिन का टोटल कॉस्ट आ जाएगा कि कितना टोटल एनर्जी कंज्यूम होगा और उस पर कितना कॉस्ट आएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 30 दिन में कितना कॉस्ट आएगा एनर्जी कंज्यूम का। तो कुछ इस प्रकार से हम एनर्जी कंज्यूम जो है उस पर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास करता है
तो जैसे हमें पता है कि कंडक्टर का जो है कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है और वो हीट के फॉर्म में निकलती है, तो इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ वी हैव जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जो वायर में हीट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ट। तो इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, दैट इज एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हीट है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, और टाइम जिस टाइम में तक करंट जो है फ्लो कर रहा है वायर में उसके प्रोपोर्शनल है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो जो हीट प्रोड्यूस होता है वायर में उसके कुछ एप्लीकेशंस है, उनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला है इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर में बेसिकली हम नाइक्रोम वायर का यूज़ करते हैं जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए या हीटिंग पर्पजेस में। दूसरा एप्लीकेशन है फ्यूज वायर। बच्चों, फ्यूज जो होता है एक वैक्यूम ट्यूब होता है और उसमें फ्यूज वायर का यूज़ किया जाता है, और ये जो फ्यूज वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो फ्यूज वायर के मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से जब इससे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो करता है तो उसके द्वारा जो हीट जनरेट होता है उससे ये वायर जो है मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने की वजह से सर्किट जो है ब्रेक हो जाता है, और हमारे घरों में जो इंपॉर्टेंट गैजेट्स लगे होते हैं, इक्विपमेंट्स या अप्लायंसेस लगे होते हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। क्योंकि यदि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमारे घरों में एंटर कर जाएगा सर्किट में तो इससे डैमेज हो सकते हैं हमारे इक्विपमेंट्स। तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें टंगस्टन का यूज़ किया जाता है, और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है, तो इसकी वजह से टंगस्टन जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, और हीट होने की वजह से वह लाइट एनर्जी जो है प्रोड्यूस करने लगता है। और इसके और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे इसका यूज इलेक्ट्रिक आयरन में और गीजर में, गीजर जो कि वाटर को हीट करने के लिए किया जाता है उसमें भी जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशन होता है। तो बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो है ये यहीं पर ख़त्म होता है।